गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में आप लोग को केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बाबू उसी में आगे प्रोसीड करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाए थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ाए थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज पढ़ाए थे। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बाबू, हमारे बॉडी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे वर्क करता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन in our body, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे बॉडी में कैसे वर्क करता है। जब हम लोग खाना खाते हैं बाबू, व्हेन वी ईट फूड लाइक राइस हो गया, व्हीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, क्या हो गए, राइस, व्हीट, वेजिटेबल, देन द स्टार्च present in them decompose into sugar like glucose, स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है बाबू, डिकम्पोज होता है ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। इन द बॉडी में किस में प्रेजेंट होता है, आपको किस फॉर्म में, ग्लूकोज में। और आपके बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, किसमें, राइस हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये सब में का तो कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। और अगर जो प्रोटीन्स आप लोग लेते हैं, जो आप प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं, वो प्रोटीन्स डिकम्पोज होते हैं, प्रोटीन्स डिकम्पोज इनटू एमिनो एसिड। किसमें, एमिनो एसिड में क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। किसमें डिकम्पोज करते हैं बाबू, प्रोटीन्स ब्रेक होता है एमिनो एसिड में, और स्टार्च ब्रेक होता है शुगर लाइक ग्लूकोज में। ठीक है, अब आपको लगा, देखते हैं कैसे। देखो वो स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5 के होल एन होता है। इसको क्या कहते हैं, C6H10O5 का होल एन होता है। अब प्लस में क्या लिखते हैं, वाटर लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू, वाटर। अब ध्यान दो, अब हम ये क्या है, स्टार्च है, हम क्या बोले, स्टार्च किसमें डिकम्पोज होता है बाबू, शुगर में। तो शुगर का फार्मूला C12H22 और O11 होता है। ये आपका क्या हो गया, ये इसको जानते हो क्या कहते हैं, इसको माल्टोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, माल्टोज। इसको माल्टोज के नाम से जानते हैं, लिख लीजिएगा। और इसको ब्रेक करने वाला होता कौन है, डाइटेज होता है, डाइटेज होता है बाबू, इस नहीं, डाइटेज, TAC, डाइटेज होता है। अब देखो ये स्टार्च है ना, स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया, माल्टोज में। माल्टोज के बारे में बतलाएंगे क्या होता है, C12H12O11, ये क्या हो गया, ये माल्टोज हो गया। क्या हो गया बाबू, माल्टोज प्लस में वाटर, माल्टोज प्लस वाटर सभी में रहेंगे बाबू। माल्टोज को कौन ब्रेक करता है, माल्टाज, MALTAS, माल्टाज।
और माल्टाज क्या देता है, ये अगर इसको ब्रेक करोगे तो C6H12 क्या देता है, C6H12 वो 6 देता है। इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोज। क्या कहेंगे, ग्लूकोज। एक माल्टोज हो गया। और देखो बाबू, प्रोटीन्स ब्रेक होता है, हम क्या बोले, प्रोटीन्स किस में ब्रेक होता है, एमिनो एसिड में। तब किसमें, एमिनो एसिड में। और प्रोटीन्स को ब्रेक करने वाले कौन से ये सब एंजाइम है बाबू, पेप्सिन होते हैं। क्या होते हैं, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो है बाबू प्रोटीन्स को ब्रेक करता है एमिनो एसिड में। अब देखो एमिनो एसिड होता क्या है, लिख लो, एमिनो एसिड हेल्प अस टू, किसमें, हेल्प अस टू बिल्डिंग आवर मसल्स, and regulating और किसको रेगुलेट करता है बाबू, देखो मसल्स को क्या करता है, बनाता है। और रेगुलेट किसको करता है, इम्यून फंक्शन को, कहते हो ना, इम्यून फंक्शन, यानी इम्यूनिटी को इंक्रीज कराता है। इम्यूनिटी कहते हो ना कि इम्यूनिटी सिस्टम क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो इम्यूनिटी सिस्टम को कौन स्ट्रांग बनाता है, उसको कौन रेगुलेट करता है, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या करता है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो देखो हम लोग जो खाना खाते हैं वो किसमें, जो खाना होता है, व्हीट हो गया, राइस हो गया, वेजिटेबल, ये किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। ये स्टार्च क्या करता है, प्रेजेंट इन देम, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, सॉरी प्रेजेंट इन देम। देम का मतलब राइस, व्हीट और वेजिटेबल में स्टार्च प्रेजेंट रहता है। और ये स्टार्च किसमें डिकम्पोज होता है, शुगर में। और शुगर जैसे ग्लूकोज भी हम कह सकते हैं। और फिर प्रोटीन्स किसमें ब्रेक होता है, एमिनो एसिड में ब्रेक होता है। और ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये सभी के सभी याद करने पड़ेंगे बाबू। अब देखिए जितने भी हम टर्म बताए वो टर्म को आपको याद करना पड़ेगा। हम बताया डायटाज, हमने क्या बताया, डायटाज, DIATAC। डायटाज क्या होता है बाबू, डायटाज इज एनी वन ग्रुप ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम का ग्रुप है बाबू, एनी वन ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। डायटाज क्या है, इज एनी वन ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, क्या है, डेट acting the breakdown starch into maltose। देखो एक इंजाइम है, देखो आपका डायटाज एक टाइप का इंजाइम है, वो स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। किसमें कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। अब ध्यान दो बाबू, अब माल्टोज क्या होता है, बात आती है ना कि माल्टोज क्या होता है। आपके दिमाग में बात चल रहा होगी, सर माल्टोज कहां से आया। देखिए इट इज ए शुगर, क्या है बाबू, ये शुगर है, माल्टोज इज ए शुगर, इट इज ए शुगर मेड out of two molecules of glucose, sorry, made out of two glucose molecules, bound together। जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एक साथ आते हैं
देखो, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब एक साथ आते हैं तो क्या बनाते हैं? शुगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शुगर। और शुगर को ही क्या कहा गया है? माल्टोज कहा गया है। क्या कहा गया है बाबू? माल्टोज। अब आता है बाबू माल्टोज के बाद माल्टाज। क्या कहा? माल्टाज। एन एंजाइम। माल्टाज क्या बाबू? एन एंजाइम that convert, किसको कन्वर्ट करता है बाबू? माल्टोज इंटू ग्लूकोज। किसको? विच इज देन स्टोर्ड इन द लीवर। कहाँ स्टोर्ड रहता है? लीवर में स्टोर्ड रहता है। ध्यान रखिएगा, ये माल्टोज हो गया बाबू। अब माल्टोज के बाद पढ़ा जाता है पेप्सिन। PEPSIN। देखिए बाबू पेप्सिन, ये भी क्या है? एंजाइम है। डेट कन्वर्ट, ये क्या करता है बाबू? ये भी सॉरी एन एंजाइम डेट कन्वर्ट, डेट प्रोड्यूस, या एन एंजाइम प्रोड्यूसेज। क्या बाबू? एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन द स्टोमक। हमारे स्टोमक में एक एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं? एंजाइम। स्टोमक MSC ना, ये करते क्या है बाबू? डेट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्प्लिट ब्रेक करता हुआ वो प्रोटीन को, स्प्लिट प्रोटीन इनटू किसमें बाबू? प्रोटोज। प्रोटीन्स भी दो पार्ट में ब्रेक होता है बाबू, एक प्रोटोज में ब्रेक होता है एंड एक होता है पेप्टॉन्स में। किसमें? पेप्टॉन्स। एक प्रोटोज एंड पेप्टॉन्स। ये क्या है बाबू? एक वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है। प्रोटोज होता क्या है? वाटर सोल्यूबल कंपाउंड होते हैं जो हमारे किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम को में, जो भी भोजन को डाइजेस्ट कराने में क्या होता है? ये प्रोड्यूस होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। एक वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है और ये क्या हेल्प करता है? ये आपको प्रोटीन्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करने में? प्रोटीन्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो इसके बारे में याद देखिए, आपका वो जो आप खाना लेते हो, फूड वगैरह लेते हो, तो उसको डाइजेस्ट होने में इतना प्रोसेस करना पड़ता है। पहले स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होता है, माल्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर प्रोटीन्स ब्रेक होके क्या देते हैं? एमिनो एसिड देते हैं, और एमिनो एसिड क्या करता है? आपको डाइजेस्ट कराता है, इम्यून फंक्शन को इंक्रीज कराता है। तो इतने सारे आपको वर्क करना पड़ता है, तब जाकर आपका भोजन क्या करता है। तो देखो, ये किसका फंक्शन है? सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये सभी के सभी क्या हो रहे हैं? तो देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है बाबू। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे बॉडी में वर्क नहीं कर पाएगा तो क्या हम लोग सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भोजन डाइजेस्ट होगा ही नहीं। जो हम लोग खाना लेंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा। जब खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा तो हम लोग लाइव नहीं रह पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब बाबू थर्ड में पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बाबू? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
चलिए बाबू, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बाबू? दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट those reaction in which more reactive, या कहीं कहीं इसको एक्टिव भी लिखा जाता है, वो भी पढ़ लीजिएगा। मोर रिएक्टिव या एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज, किसमें डिस्प्लेस होता है? ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट किसमें? लेस रिएक्टिव एलिमेंट में क्या होता है बाबू? डिस्प्लेस होता है। किसमें होता है? फ्रॉम इट्स कंपाउंड। क्या बनाता है? फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कंपाउंड से, कहां से? कंपाउंड से। is called displacement reaction। क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बताइए, अब डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया था बाबू? मोर रिएक्टिव एलिमेंट, वैसा एलिमेंट जो मोर रिएक्टिव हो, वो किस में डिस्प्लेस होता है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट में। तो अभी हम एग्जांपल लेकर बताते हैं। जब हम जिंक सॉलिड फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। एग्जांपल में फॉलो देखिए, और इसको किसके साथ? H2SO4 एक्वस लेते हैं। एक्वस इसमें क्या हो? वाटर में प्रेजेंट हो, तो क्या होगा बाबू? जिंक जो होता है SO4 के साथ क्या करता है? कंबाइन करता है। और कैसा फॉर्म होता है? इसका फिजिकल स्टेट एक्वस हो जाता है। अब बाहर कौन आ जाता है? देखो, सॉरी, H2SO4 नहीं बाबू, CuSO4। H2SO4 तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो फिर डिस्प्लेस होगा कैसे? तो देखो, लेस रिएक्टिव एलिमेंट में बता रहे थे, तो कॉपर और जिंक। तो देखो, ZnSO4 अब प्लस में क्या देगा? Cu दे देगा। क्या दे देगा? Cu। किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में। अब देखो बाबू, कलर तो जरूर याद रखना, जहां तक पॉसिबल है। हम अगर कलर लिखवा देंगे तो याद कर देना, क्योंकि हम कलर को छोड़ते नहीं है। ये जो होता है बाबू कलरलेस होता है। जिंक सल्फेट कैसा होता है? कलरलेस होता है। इसको सॉरी लिख लो, जिंक सल्फेट, नहीं तो भूल जाओगे। इसको क्या पढ़ते हैं? जिंक सल्फेट। ये कलरलेस होता है बाबू। और कॉपर किस कलर का होता है? यहाँ पे रेडिश ब्राउन हो जाता है। इसका कॉपर का जो कलर होता है बाबू, रेडिश ब्राउन। कलर तो जरूर याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? सेकंड में कॉपर सल्फेट है। क्या बाबू? कॉपर सल्फेट है। सेकंड रिएक्शन देखिए। अब किसको? लीड को, पीबी को क्या कहते हैं? सॉलिड फॉर्म में होता है। और किसके साथ बाबू? कॉपर क्लोराइड CuCl2 के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। किसके साथ? CuCl2। ये भी एक्वस लिख लेते हैं। तो देखो बाबू, अगर हम कॉपर को CuCl2 के साथ, देखो हमने क्या बताया था? हमने बताया कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट, तो जिंक मोर रिएक्टिव होता है, कॉपर क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। तो देखो, जिंक किसके साथ? लेस रिएक्टिव को क्या कर दिया? डिस्प्लेस से लेस रिएक्टिव एलिमेंट। कॉपर को डिस्प्लेस करके कौन आ गया? जिंक। देखो यहाँ CuSO4 था ना, अब क्या आ गया? ZnSO4। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। तो कॉपर लेस रिएक्टिव था, तो कॉपर के प्लेस पर कौन आ गया? जिंक। और क्या बना दिया? ZnSO4, और कॉपर अलग हो गया। उसी तरीके से देखो, लीड को कॉपर क्लोराइड के साथ, किसके साथ बाबू? कॉपर क्लोराइड के साथ क्या किया गया है? जब रिएक्शन करवाया जाता है, तो देखो लीड क्या होता है? लीड जो होता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो क्या दे देगा? PbCl2 दे देगा बाबू। PbCl2 ये भी एक्वस फॉर्म में होता है।
और अलग कौन हो जाएगा, कॉपर। किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में। अब देखो लीड क्लोराइड है ना बाबू, लीड क्या है, क्लोराइड है, और इसका कलर कौन सा होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो कौन सा कलर में पाया जाता है, व्हाइट कलर में पाया जाता है। कलर तो मस्त है बाबू। और देखो ये जो कलर होता है येलोइश ब्राउन होता है, या इसको हम ग्रीनिश भी कह सकते हैं। येलोइश ब्राउन होता है या ग्रीन कलर में भी ये पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। अब देखे बाबू 2 को हो गया। अब ध्यान दो थर्ड में, अब किसको, आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जिंक को न करवाए थे। अब आयरन को, ये सॉलिड फॉर्म में होता है आयरन, और किसके साथ, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, कॉपर, लिख लो बाबू नहीं तो भूल जाओगे। इसको कॉपर क्लोराइड कहा जाता है बाबू, इसको लीड क्लोराइड कहा जाता है, इसको लीड कहा जाता है। रिएक्शन को मस्ट है बाबू, याद कर लीजिएगा, विथ कलर के साथ, विथ फिजिकल स्टेट के साथ। अगर ये याद नहीं रहा बाबू तो रियल में केमिस्ट्री आपके लिए टफ होगा, और मार्क्स उठाना वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी, फिर केमिस्ट्री बोरिंग हो जाएगा। इसलिए याद जितना करिए केमिस्ट्री में, फिजिक्स नहीं है कि एक बार फॉर्मूला याद कर लिए, न्यूमेरिकल बना लीजिए कि क्लियर हो गया। इसमें रटना ज्यादा है, ये ऑर्गेनिक है एक तरीके से मानिए। अब देखो बाबू हमने क्या बताया, थर्ड एग्जाम्पल देखो, आयरन को न लिए थे, सॉलिड होता है, CuSO4 एक्वस होता है, कॉपर सल्फेट होता है बाबू। मेरे को भी याद नहीं रहता, हम भी रटते हैं, हमें भी कलर याद नहीं रहता बाबू, हम भी आपके जैसा लिख लिख के रटते हैं। नहीं रटेंगे तो कैसे बताएंगे, रटना पड़ेगा, नहीं रटोगे तो दिक्कत होगा, और जब दिक्कत होगा तो सर पटकोगे, सर पटकोगे तो सर फट जाएगा। फिर मेरे को मत बोलना। देखो बाबू Fe को कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हैं, तो देखो बाबू कॉपर के कंपैरिजन में Fe क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तो देखो कॉपर को हटा देगा और उसके जगह पर अपने चला जाएगा, और क्या बना लेगा, FeSO4 बना लेगा। क्या बना लेगा बाबू, FeSO4। और FeSO4 किस फॉर्म में रहेगा, एक्वस के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है ना। और प्लस में कॉपर सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा बाबू, सॉलिड के फॉर्म में। और ये कहाँ डिपॉजिट हो जाता है, आयरन नेल के ऊपर, डिपॉजिट ऑन आयरन नेल, डिपॉजिट ऑन Fe। कहाँ, Fe के ऊपर, नेल का मतलब टुकड़ा होता है, रोड वगैरह जो लेते हो ना, ये फेरस सल्फेट होता है, फेरस। तो बाबू ये ब्लू कलर का था ना कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, लेकिन एक किस में चेंज होता है, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो नीचे लिख लीजिए पॉइंट में बाबू, एक चीज छोड़ दिए, यहां लिख लीजिएगा सेकंड में, रिवर्स रिएक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सेकंड में लिख लीजिएगा बाबू, सेकंड एग्जांपल के नीचे किसका रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर हम RHS LHS की ओर जाएंगे तो इसका रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ लेस और मोर रिएक्टिव की बात आती है। कॉपर लेस होता है और लीड क्या होता है। तो रिवर्स का मतलब क्या है कि अगर CuCl2 को हम किसके साथ, Pb के साथ कराएंगे तो नहीं पॉसिबल है, यानी रिवर्स रिएक्शन इसका पॉसिबल नहीं है। अब देखो बाबू यहां लिखो, पॉइंट देके, पहला पॉइंट देके लिख लो, कॉपर डिपॉजिट
Fe। सेकंड पॉइंट के में लिखो, चेंज कलर क्या करता है, कलर ऑफ सॉल्यूशन, कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज इनटू ग्रीन, इनटू ग्रीन। किसमें चेंज हो जाता है बाबू, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। देखिए कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, अब किस कलर का हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। तो क्या होगा, सॉल्यूशन में कलर चेंज कर जाएगा। तो ये भी क्या है, इंडिकेट करता है। अब आइए बाबू आगे हेडलाइन दीजिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हटाइए। अब आगे लिखिए रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटीज ऑफ सीरीज ऑफ मेटल। मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव की बात कर रहे थे ना, तो आइए चलिए बाबू आगे हेडलाइन दीजिए, रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटीज ऑफ सीरीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स का क्या रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे बाबू। तो देखो हम किसके कंपैरिजन में बात करते हैं, तो देखिए पहले पोटासियम, सोडियम, उसके बाद क्या बेरिलियम लेते हैं बाबू, सॉरी और छोटा छोटा लिखते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। जिंक के बाद क्या आता है, आयरन आता होगा। जिंक के बाद क्या आता है, आयरन। उसके बाद निकेल आता है बाबू, और निकेल के बाद क्या आता है, आयरन हो गया, निकेल हो गया, और निकेल के बाद टीन आता है। हाँ FeNiSn, टीन, Pb। उसके बाद सॉरी हाइड्रोजन आता है बाबू, ये हाइड्रोजन हो गया। अब देखो बाबू यहाँ 4 हटा देते हैं। अब उसके बाद कौन आता है, कॉपर आता है। हाइड्रोजन के बाद क्या आ गया, कॉपर। कॉपर के बाद पारा Hg आता है, फिर Ag आता है, Au आता है, और अंतिम में Pt आता है। 1 मिनट, थोड़ा सा ऊपर बहुत ज्यादा गैप दे दिए हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं, कहा कि नीचे हटाना है। जिंक, FeNiSn, Pb, है ना, FeSn Pb है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, इसके बाद कॉपर, Hg, Ag, Au, यू है बाबू, भी नहीं लिखिएगा, और ये Pt है। अब देखो बाबू ये क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव मेटल्स। ये क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल्स। ये लेस रिएक्टिव मेटल है बाबू। देखो सबसे कम प्लेटिनम होता है, उसके बाद गोल्ड है, उसके बाद सिल्वर है, उसके बाद मरकरी है, उसके बाद आपका क्या है, कॉपर है, और उसके बाद हाइड्रोजन आता है। तो सबसे लेस रिएक्टिव प्लेटिनम हो गया बाबू। यही कारण है कि चाहे तुम देखा होगा, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब क्या होते हैं, लेस। ये सब जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, किसी के साथ जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये सब लेस रिएक्टिव मेटल है, बहुत कम रिएक्ट करते हैं। तो ये सब लिख लीजिए बाबू। ये रिएक्टिविटी सीरीज अब क्या हो गया,
मेटल हो गया। ये हाइड्रोजन क्या होता है, बीच में आता है। तो क्या हो गया बाबू, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स आ गया। अब रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स का कुछ एग्जांपल है बाबू। हाँ, एक चीज और हम भूल गए, जेडन कहा जाता है जिंक को, एफी कहा जाता है आयरन को, एनआई निकेल, एसएन कहा जाता है टीन को, पीवी कहा जाता है लीड को। लिख लीजिए, पढ़ने में दिक्कत ना हो। सीयू तो जान ही रहे हैं, कॉपर। एचजी कहा जाता है मरकरी को, एजी कहा जाता है सिल्वर को, एयू कहा जाता है गोल्ड को, और पीटी कहा जाता है प्लैटिनम को। प्लैटिनम। चलो बाबू, इसका अब एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब हम क्लोरीन गैस, बाबू क्लोरीन भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो बाबू, ये भी रिएक्टिव है। फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन और ग्रेटर देन आयोडीन। ये लेकिन ये क्या है, हेलोजेंस ग्रुप है। इसको कौन सा ग्रुप कहा जाता है, ये हेलाइड ग्रुप है। हेलोजेंस ग्रुप इसको कहा जाता है। कौन सा ग्रुप कहा जाता है, हेलोजेंस ग्रुप में आते हैं बाबू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे मोर रिएक्टिव क्या होते हैं, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे लेस रिएक्टिव में आता है आयोडीन आते हैं। ग्रुप 17 का मेंबर हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसको भी याद रखिएगा, हेलोजेंस ग्रुप को भी याद रख लीजिएगा, काम देगा हमको। जब एग्जांपल देखे तब हमको याद आया, ये तो भी छूट ही जाता। चलिए बाबू, एग्जांपल देख लीजिए। जब क्लोरीन गैस को, ध्यान दीजिए, जब क्लोरीन गैस को Cl2 है बाबू, किसके साथ, जब क्लोरीन को पोटासियम ब्रोमाइड के साथ KBr एक्वस लिया जाता है बाबू। किस फॉर्म में लिया जाता है, एक्वस। तो ध्यान दो, बैलेंस करना बाद में सिखाएंगे। हम क्या बोला, Cl2 प्लस पोटासियम ब्रोमाइड। क्लोरीन गैस को किसके साथ, पोटासियम ब्रोमाइड के साथ जब रिएक्शन करवाया जाएगा, तो देखो हम क्या बताए, पोटासियम किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ, और पोटासियम क्लोराइड बनाता है, और Br2 गैस बाहर निकल जाता है। Br2 गैस क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, ब्रोमीन जिसको कहते हैं। और इसका कलर जानते हो कैसा होता है बाबू, रेडिश ब्राउन होता है। याद रखिएगा, कलर रेडिश ब्राउन होता है। जहां तक पॉसिबल है बाबू, हम कलर को लिखवा दे रहे हैं। यह है पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड। और एक चीज और करिए, फिजिकल स्टेट को भी एक्वस फॉर्म में होता है। यहाँ भी 2K लगा दीजिए। देखिए क्यों बाबू, क्लोरीन 2 को था, यहाँ क्लोरीन एक था, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 क्लोरीन, 1 पोटासियम यहाँ, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किए 2 पोटासियम, यहाँ भी 2 पोटासियम, और ब्रोमीन 2 को था, ब्रोमीन 2 हो गया। ठीक है बाबू, पहला किसके साथ, अब दूसरा को हम किसके साथ करवाते हैं, जब क्लोरीन गैस को किसके साथ, आयोडीन के, पोटासियम आयोडाइड के साथ। इसका भी एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। पोटासियम ब्रोमाइड लिख दो, पोटासियम ब्रोमाइड, ये क्लोरीन लिख लो, एक लिख लो क्लोरीन, ये भी कहा जाएगा क्लोरीन। पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड। तो देखो पोटासियम आयोडाइड है ना, जब पोटासियम आयोडाइड को रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलेगा, पोटासियम क्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा, पोटासियम
क्लोराइड और I2 गैस बाहर चला जाएगा, I2 गैस बाहर निकल जाएगा। और सॉरी, क्लोरीन गैस नहीं बाबू, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है, आयोडीन गैसेस फॉर्म में नहीं होता। तो आयोडीन क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। और बाबू इसका जो कलर होता है वायलेट होता है। क्या होता है बाबू, वायलेट होता है। अभी क्या बताए थे, पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम को POT भी लिखा जाता है बाबू, पोटासियम क्लोराइड। अब देखो बाबू, ये क्लोरीन गैस था। अब तीसरा का लिखो बाबू, कॉपर सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है ना, और किसके साथ बाबू, कॉपर को जब हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जब कॉपर को AgNO3 क्या लेते हैं, एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं। तो देखो सिल्वर नाइट्रेट है ना, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट एक कलरलेस होता है बाबू। कैसा होता है, एक कलरलेस सॉल्यूशन देता है। लेकिन देखो जब कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाते हैं बाबू, तो कॉपर किसके साथ चला जाता है, क्यों, Ag के साथ। क्यों, कॉपर मोर रिएक्टिव है और Ag क्या है, लेस रिएक्टिव है। क्या है Ag, तो क्या CuNO3 क्या दे देगा, CuNO3 फिजिकल स्टेट एक्वस रह जाएगा। अब देखो Ag अलग हो गया, Ag सॉलिड फॉर्म में हो गया सिल्वर। देखो बाबू AgNO3 है ना, CuNO3, यहाँ NO3 हो गया, यहाँ एक है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया। ये कॉपर नाइट्रेट हो गया। सिल्वर होता है बाबू, गलत हो जाएगा मीनिंग, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, सही। अब बताइए, कॉपर नाइट्रेट है ना, इसका कलर कैसा होता है, ये ब्लू कलर देता है बाबू, कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का होता है, याद कर लीजिएगा। अब हो गया बाबू। अब देखिए इसका यूज कहाँ होता है बाबू, रिएक्टिविटी सीरीज का यूज कहाँ होता है, या इसका यूज होता है बाबू इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने बाबू, सॉरी ऑफ Ag एंड Au, सिल्वर और गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने में, किसमें, सिल्वर और गोल्ड को एक्सट्रैक्शन में इसका यूज होता है। चलिए बाबू, ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज हो गया। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने पढ़ाए थे बाबू। अब लास्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बाबू, जितना इक्वेशन का बैलेंस एग्जाम्पल ले रहे हैं उस सभी को याद करिएगा, पेन पेपर लेकर लिखित रहिएगा, भुलाइएगा, फिर लिखिएगा, फिर भुलाइएगा, फिर लिखिएगा। एक टाइम आपके दिमाग पर आ जाएगा, और जब एक बार आ जाएगा ना तो फिर कोई टेंशन नहीं है। लिख लिख के याद करिएगा बाबू, ये तो कोई उपाय नहीं है, इसका कोई ट्रिक भी नहीं है याद करने का कि आपको डबल डिस्प्लेसमेंट फोर्थ में लिखिए बाबू, फोर्थ में डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पहले पढ़ाए थे, अब डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन those reaction in
in which two or more ionic compound क्या होता है बाबू, दो या दो से अधिक आयनिक कंपाउंड रिएक्ट बाय, क्या करता है, रिएक्ट करता है बाय एक्सचेंज ऑफ दियर आयंस, बाय एक्सचेंज ऑफ दियर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, क्या बनाता है, न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बाबू, दो या दो से अधिक आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं और एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, क्या कहलाते हैं बाबू, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल, इसमें भी 4-5 एग्जांपल बता देंगे बाबू, वैसे सभी को रट जाइएगा। अगर हम सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं बाबू, Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, और किसके साथ बाबू, बैरियम क्लोराइड के साथ। जब सोडियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड BaCl2, ये भी एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं बाबू, ध्यान रखना, यहाँ पे छोटा एरो दिए हैं जान के, क्या कि अब देखो क्या होता है, हम क्या बोले, डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, दो या दो से अधिक आयंस का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होते हैं, आदान प्रदान करते हैं। जैसे देखो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो देखो ये क्या करेगा ना, सोडियम सल्फेट क्या करेगा, अब एक्सचेंज कर लेगा और क्या बनाएगा बाबू, अब देखो बेरियम सल्फेट के साथ आ जाएगा और सोडियम क्लोरीन के साथ चला जाएगा, तो देखो BaSO4 एक्वस देगा और NaCl2 देगा, सॉरी NaCl दे देगा, ये भी एक्वस दे देगा बाबू। इसको बैलेंस कर दो, 2 सोडियम 2 सोडियम, बैरियम 1 बैरियम 1, सल्फेट सल्फेट, कोई दिक्कत, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, बैलेंस हो गया बाबू। इसको लिखो बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट हो गया। ये व्हाइट कलर का पीपीटी देता है, क्या देता है, व्हाइट कलर का, ये क्या, सोडियम क्लोराइड, क्या देता है बाबू, सोडियम एक क्लोराइड देता है, ये बैरियम क्लोराइड। बताते हैं आयंस का एक्सचेंज हुआ कि नहीं, बैरियम क्लोराइड क्या दे रहा है, बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ये सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू, हमने क्या बोला, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब रिएक्शन कर रहा है तो बेरियम सल्फेट तो आयंस का एक्सचेंज हुआ कि नहीं। देखो ये क्या था, ये सोडियम बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, तो बेरियम का आयंस और सल्फेट के आयंस एक्सचेंज किए कि नहीं। तो देखो सोडियम का आयंस था और यहाँ क्या था, बैरियम के, तो देखो बेरियम क्लोराइड में किसका आ गया, देखो बेरियम क्लोराइड में किसका आ गया, बेरियम सल्फेट का आ गया, और फिर सोडियम सल्फेट में किसका आ गया, देखो सोडियम सल्फेट की जगह पर क्या आ गया, सोडियम सल्फेट की जगह पर क्लोरीन आ गया। देखो सल्फेट की जगह पर क्या आ गया, Na2SO4 था ना, तो क्या दे दिया, NaCl दे दिया, तो सल्फेट की जगह पर क्लोरीन आ गया, और BaCl2 था, तो देखो
क्लोरीन की जगह पर कौन सा आ गया, BSO4 आ गया। तो आयन एक्सचेंज हो गया कि नहीं। तो क्लोरीन बेरियम क्लोराइड कहाँ चला गया, इसका आयन चला गया सोडियम के साथ, और सोडियम का आयन किसके साथ चला गया, बेरियम के साथ चला गया। तो आयन क्या कर गया, एक्सचेंज कर गया कि नहीं। सोडियम का चला गया बेरियम के साथ, और बेरियम का चला थी, बेरियम का आ गया सोडियम के साथ। तो एक्सचेंज कर गया कि नहीं कर गया। तो इसी को कहते हैं एक्सचेंज ऑफ दियर आयंस। ये दोनों एक दूसरे के आयंस को क्या कर लिए, एक्सचेंज कर लिए। या देखिए यह भी कह सकते हैं, यहाँ क्या था, बेरियम था, बेरियम, यहाँ क्या था, सोडियम था। तो देखो सोडियम सल्फेट की जगह पर क्या आ गया, तो सल्फेट आयन किसके साथ आ गया, बेरियम के साथ आ गया, और क्लोरीन आयन किसके साथ चला गया, सोडियम के साथ चला गया। अब इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखिए बाबू, देखो लीड नाइट्रेट PbNO3(2), ये भी क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन होता है। और प्लस में पोटासियम आयोडाइड, ये भी क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन होता है। अब देखो क्या बनेगा बाबू, लीड किसके साथ जाएगा, आयोडीन के साथ जाएगा, तो PbI2 बनाता है। क्या बनाता है, और ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। अब देखो, अब Pb जब I2 के साथ आ जाए बाबू, तो पोटासियम किसके साथ आएगा, नाइट्रेट, तो KNO3। चलो बाबू देखो, लीड नाइट्रेट को पोटासियम आयोडाइड के साथ करवाया गया था बाबू। तो जब लीड नाइट्रेट को पोटासियम आयोडाइड के साथ करवाया गया, तो लीड आयोडाइड मिला और प्लस में पोटासियम नाइट्रेट मिला। बैलेंस कर दीजिए बाबू, यहाँ पोटासियम 1, यहाँ पोटासियम 1, यहाँ आयोडीन 2, यहाँ आयोडीन 1। चलिए यहाँ आयोडीन 2 हो गया ना, और यहाँ PbI आयोडीन 2, बैलेंस हुआ बाबू, नहीं हुआ, नहीं हो गया बाबू। यहाँ देखो, अब बैलेंस करने के लिए बैलेंस नहीं ना हुआ, नहीं हुआ। यहां से 2 को हटा दो, यहाँ 2 कर दो, ये लीड आयोडाइड, ये येलो देता है, येलो PPT देता है। क्या देता है, ये पोटासियम नाइट्रेट हुआ, पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम आयोडाइड भी इसको POT भी लिखते हैं, और लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट। चलिए बाबू, ये एग्जांपल हो गया। अब देखो एक 2 एग्जांपल और है, इसका कर लेते हैं। 2 नहीं 3 एग्जांपल लग गया, इसका बच रहा है। एग्जाम्पल इसलिए करवा रहे हैं बाबू कि एग्जाम्पल रट जाइए, क्या कि एग्जाम्पल ही तो इसका मेन है। देखो क्या बोले थे बाबू, अब थर्ड में देखिए बाबू, कॉपर सल्फेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया जाता है। देखो फोर्थ में कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाएगा बाबू, और किसके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के साथ। किसके साथ, NH4OH के साथ। ये भी क्या होता है, एक्वस फॉर्म में होता है। जब कॉपर सल्फेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है। कॉपर किसके साथ आता है, देखो कॉपर का आयंस और हाइड्रोक्साइड का आयंस COH2 आ जाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देता है। ये भी एक्वस होता है। और प्लस में क्या मिलता है, अमोनियम सल्फेट NH4(2) SO4 मिलता है बाबू। अब ध्यान दो, ये भी
एक्वस फॉर्म में होता है, ये भी एक्वस। अमोनियम सल्फेट इसको कहते हैं, अमोनियम सल्फेट। क्या होता है? अमोनियम सल्फेट होता है बाबू। ये होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। और ये सॉरी, ये एक्वस नहीं होता बाबू, सॉलिड फॉर्म में होता है। और डाउनवर्ड एरो दे देना, ये प्रेसिपिटेट होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है बाबू? प्रेसिपिटेट होता है। कैसा? ब्लूइश पीपीटी होता है, ब्लूइश वाइट। ब्लूइश वाइट पीपीटी होता है, याद कर लीजिएगा। जब जो लिखवा रहे हैं रेडी आइएगा, नहीं तो फिर रोइएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट। पचमा देखो बाबू, किसके साथ करवाए थे? अब एल्युमिनियम क्लोराइड को AlCl3, ये एक्वस फॉर्म में होता है। किसके साथ? इसको भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया जाता है। NH4OH क्या लिया जाता है? एक्वस लिया जाता है। तो क्या मिलता है बाबू? ध्यान दो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, AlOH3। क्या मिलेगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी सॉलिड होता है और ये भी पीपीटी देता है। क्या? वाइट पीपीटी देगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस में देखो NH4Cl3 देगा। क्या देगा? NH4Cl देगा। ये भी एक्वस होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ये क्लोराइड देता है बाबू, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये वाइट कलर का होता है, रहता है वाइट पीपीटी देता है। इसको तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बैलेंस है बाबू। NH4 3 है ना, यहाँ NH4 1 है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। OH3 सही है, बैलेंस हो गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब है बाबू 6 नंबर एग्जाम्पल, छठा। ये सब नॉन मेटल है बाबू, ये सभी के सभी नॉन मेटल्स हैं। CuSO4 एक्वस ले लेते हैं बाबू, और इसको किसके साथ? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ये भी एक्वस है। देखो बाबू, जब कॉपर सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या बनता है? देखो कॉपर सल्फेट बनता है, CuS बनता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ये भी प्रेसिपिटेट देता है। प्लस में देखो H2SO4, हाँ H2SO4 मिलता है। ये भी एक्वस फॉर्म में होता है। इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। एक कॉपर सल्फेट होता है, ये वाइट पीपीटी देता है बाबू। क्या देता है? ये हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या होता है? कॉपर सल्फेट। ब्लू कलर का होता है ना। चलिए आपका ये खत्म हो गया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब नेक्स्ट डे आप लोग का स्टार्ट करेंगे क्या? ऑक्सीडेशन रिडक्शन।